जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भूगोल तक समाप्त कर लिया था। आज हम राज्य व्यवस्था एवं सुशासन में संविधान के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। भारत में राज्यों के बीच संयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संवैधानिकतर और विधितर संस्थाएं हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक जो परिषद है ये संवैधानिकतर और विधितर संस्थाएं हैं। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जो प्रावधान है, इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 263 में होने के कारण ये संवैधानिक है, ना कि संवैधानिकतर और विधितर। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो इन तीनों के लिए आधे से ज़्यादा, कम से कम आधे से ज़्यादा विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव होता है। ये अनुच्छेद 169 के अनुसार। तो ऑप्शन ए सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 156 उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की उपबंध तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 156(1) के अनुसार अगर हम देखें तो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद को धारण करता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। और दूसरा, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो अनुच्छेद 156(3) इसके अनुसार राज्यपाल तब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। तो जो दोनों ही सही नहीं होंगे इसमें। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? वो है यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन यानी कि लोकसभा, उच्च सदन यानी राज्यसभा। तो यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। तो ये प्रस्तावित नहीं किया गया था, तो ऐसा नहीं था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। और इसके अलावा ये सभी थे कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। और यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है, तो ये तो गलत होगा ए। और आर, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। तो ये सही है। तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो डी सही होगा। ए तो गलत है, आर सही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, न तो वो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है राष्ट्रपति। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो दोनों ही कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा।
निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स एडर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो एक्स का अर्थ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत हुआ था या प्रस्तावित किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो बी सही होगा इसमें। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल तो 10वीं अनुसूची में होगा, दल बदल 10वीं अनुसूची में, तो जो डी होगा वो सही होगा। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो जो मुख्य पदाधिकारी जो होते हैं उनके वेतन भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जनजाति है उनके प्रशासक व नियंत्रण से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भारतीय भाषाओं है उनका उल्लेख किया गया है। तो जो 10वीं होगी दल बदल के लिए तो सही होगी। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। अनुच्छेद 368 के अनुसार, 368 के अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि को 3 से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों की चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। तो 73वां संशोधन जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, जो कि 1992 में हुआ था ये, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 क इसमें व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है उस पर मातृभाषा जो है उसमें शिक्षा की सुविधाएं की व्यवस्था करेगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही से वर्णित करता है? तो 4वीं अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा के में स्थानों का आवंटन है। तो जो डी होगा वो सही होगा। और ठीक है, और भारत में टोटल जो है हम देखें वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें जो 4वीं अनुसूची है उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 संविधान में संशोधन और विषय वस्तु क्या थी उनकी वो, तो संविधान संशोधन हुआ था 69वां यानी कि 69 जो संशोधन हुआ था अधिनियम 1991 में हुआ था 1991 में। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना था उसका। और जो संविधान 75वां जो हुआ था 75वां जो संविधान 75वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था 1994 उसका था कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना करना। और संविधान 80वां संशोधन जो 2000 में हुआ था उसका था कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और संविधान 83वां यानी कि 83 जो अधिनियम है 2000 उसका था कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहली अनुसूची को अगर हमें नए राज्य का गठन या सृजन करना है तो जो अनुच्छेद 2 है उस अनुच्छेद 2 के अनुसार पहली और चौथी, इसमें पहली दे रखा है, पहली और चौथी ये दोनों अनुसूचियों में संशोधन करना होता है जब हमें एक नए राज्य का सृजन करना होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये संविधान का अनुच्छेद और ये अंतर्वस्तु। अनुच्छेद 54 भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के। और 164 जो होगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। तो 44वां जो संशोधन है उसके द्वारा। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है 93वां संविधान जो संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। सूची 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद और को सूची 2 प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान, तो अनुच्छेद 16 और 2 तो ये जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये पहले का दूसरा होगा। फिर अनुच्छेद 29(2) जो होगा वो कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30(1) जो है वो सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31(1) जो होगा वो किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा इसमें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उल्लिखित है। 36 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक 51 तक उनका उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों को, और इसका जो भाग है वो 4 है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधारों से संबंधित थी। 9वीं अनुसूची जो है भूमि जो सुधार थे उनसे संबंधित है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार। तो अनुच्छेद जो 123 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो अनुच्छेद 143 143। तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है, तो 143 बी सही होगा ऑप्शन। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो अनुच्छेद जो है 355 में है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। अगर अनुच्छेद 215 की बात करें तो 215 में प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, और 275 राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, और 325 जो है वो उससे मताधिकार का, इसमें मताधिकार का उल्लेख है। तो जो ऑप्शन डी होगा इसमें 355 सही होगा। सूची भारतीय संविधान के मत पद होंगे और जिस देश से अपनाए गए हैं वो। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर हम देखें तो आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड से, और मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, और संघ और राज्य संबंधों की जो संवर्धित सूची है वो कनाडा से, और भारत राज्यों का एक संघ है तथा संघों में अधिक शक्ति निहित है, तो ये लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। और जो संघ और इनके संबंधों में संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से। जो ऑप्शन डी होगा ये सही होगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया, और भारत और राज्यों का एक संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है ये कनाडा। तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्य में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन है ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या की वृद्धि से संबंधित है, 7वां और 31वां। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहले ही देती है राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा, तो पहली, तो 30 ये सही होगा। जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन और भत्ते से संबंधित है, और जो तीसरी है वो शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है, और जो चौथी है वो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं उनके वितरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है कि इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है? भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 के अनुसार, तो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अनुच्छेद
258 की बात करें तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को उसकी सहमति से ऐसे विषयों को बिना शर्त सौंप सकता है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। और 355 वही था कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से राज्य की रक्षा करेगा संघ, वो 355। और 358 आपात के समय अनुच्छेद जो 19 है उसके द्वारा जो भी प्रदान की गई समस्त स्वतंत्रता है उनका निलंबन होगा। सूची 1 भारत के संविधान के अनुच्छेद है और सूची 2 उपबंध है, उनके साथ सम्मिलित करना और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद जो 14 होगा वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। और जो अनुच्छेद 16 है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। और अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 है, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, उसे संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतर्स्थापित किया गया है, तो ये सही है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती है, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। तो जो 243 क्यू है उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो नगर राज्य के लिए 2 प्रकार की नहीं, तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन की व्यवस्था है, जिसमें पहली तो है स्थानांतरित करने के लिए नगर पंचायत क्षेत्र ग्रामीण से शहरी संक्रमण हेतु, और दूसरा था कि छोटे शहर जो होते हैं उनके लिए नगर परिषद, जो बड़े शहर होते हैं उनके लिए नगर निगम। तो ये 3 थे, तो दूसरा गलत होगा, तो केवल पहला ही सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं, तो ये सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में राजतंत्र है किंतु नागरिकता इकहरी है, तो नहीं, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो संघ और राज्यों के लिए इकहरी नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, तो ये गलत होगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। तो दूसरा और तीसरा दोनों गलत होंगे, तो डी जो होगा वो सही होगा। संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम किससे संबंध है? 91वां राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, तो बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, तो भारत के संविधान में 20 भाग नहीं है, भारत के अभी वर्तमान में अगर देखें तो भारत के संविधान में 24 भाग है और मूल जो संविधान था उसमें 22 भाग थे। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, तो वर्तमान में भारत में 444 से अधिक अनुच्छेद है, और अगर मूल संविधान में देखें तो 395 थे।
भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये सही है। जो 9वीं अनुसूची है उनको जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जो 52वां जो संशोधन हुआ था 1958 में। और 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है, 11वीं 73वां संविधान और 12वीं जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में, दोनों को जोड़ा गया है। तो केवल 3 सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो समिति है उसके अध्यक्ष थे। तो सी सही होगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है? तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय, तो ये संघ सूची, बल्कि कृषि, मस्तिष्की और लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किसी से संबंधित है? तो निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, तो जो सी होगा वो सही होगा। 104वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? तो निर्वाचन आयोग है वो सुस्पष्ट उपबंध के गठन के पालन में इसका गठित हुआ था, ये निर्वाचन आयोग। और जो ये प्रावधान है अनुच्छेद 324 में दिया गया है इसका प्रावधान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के 76वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा दिया जाना एक मौलिक अधिकार संस्थापित किया गया है। तो 76वां नहीं है, ये 86 है, 86वां है, तो पहला तो गलत होगा। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है, तो ये सही है। और शिक्षा को भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा संवर्धित सूची में शामिल किया गया है, तो ये भी सही है। तो सी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो वो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध? तो बी होगा। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो ये प्रतिषेध है, ये तो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, न कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये शामिल नहीं है उसमें। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची है, तो बी सही होगा। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो उम्मीदवार द्वारा ली गई जो भी शपथ है वो होगी। 9वीं अनुसूची जो होती है भूमि सुधार से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारों के विषय में है। तो और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो संविधान जो हुआ था 92वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम, तो उसके अनुसार हुआ था ये, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी, ये भाषाएं जोड़ी गई थी। जो 92वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए
लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तो 91वां, तो 20 सही होगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत में संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व NSP जो है वो 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये एक स्वैच्छिक कर्तव्य है। तो जो ए होगा वो सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।